हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है। लास्ट लेक्चर में तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एमसीक्यूज भी डिस्कस किए थे जो पीवाईक्यू से। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में जैसे बोला था, आपको प्रॉमिस किया था, वैसे इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द थियोरी क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स जो पीवाईक्यूज थे। पीवाईक्यूज ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपका शॉर्ट प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है, आप अगर मेरे सीरीज ऑफ 8 लेक्चर्स देखोगे तो पूरा का पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा रेडी हो जाएगा। बट ध्यान में रखो कि इनिशियल टाइम है ना आपका प्रिपरेशन का, तो इनिशियल टाइम में इतना टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम के एक दिन पहले कर रहे हो। एग्जाम के एक दिन पहले अगर कर रहे हो तो फिर तो वन शॉट वीडियो तो मैं डालने ही वाला हूँ, वो आपका हो जाएगा, 1-2 घंटे में पूरा चैप्टर हो जाएगा। बट एट प्रेजेंट अगर आपका टाइम है तो स्टडी करो डिटेल में। बहुत अच्छी बात होती है डिटेल में स्टडी करना, जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस ग्रेजुअली और अच्छे तरह से एलिवेट होता है, ना कि ऐसा रैंडमली हो जाता है आपका परफॉर्मेंस। ठीक है, जैसे वन शॉट देख लिया, हो गया, कुछ तो लिख के एग्जाम में, वैसा नहीं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने थ्योरी कंसेप्ट्स लिए, बीच बीच में न्यूमेरिकल्स भी लिए थे टॉपिक के हिसाब से, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स, थ्योरी एंड एमसीक्यूज। एमसीक्यूज तुमने लास्ट टाइम देख लिए लास्ट लेक्चर में। अब हम डिस्कस करेंगे थ्योरी के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स, वो भी पीवाईक्यूज ही। 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, और मोस्ट कॉमनली आज क्वेश्चन जो है वही लिया है मैंने। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ओके, ये छोटा वाला क्वेश्चन है, ये 2 मार्क के लिए आता है। पहले 5 क्वेश्चन 2 मार्क वाले ही डाले हैं मैंने। तो क्या बोला है, डिफाइन पीएच एंड पीओएच। इसमें क्या लिखना है? ठीक है, पीएच का फॉर्मूला क्या है? कभी भी डेफिनेशन आता तो फॉर्मूला के पीछे पढ़ो। फॉर्मूला क्या है? पीएच इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और ये लॉग कौन सा होता है? टू द बेस 10। वैसे ही अगर POH की बात करते तो क्या होता है? माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसमें कोई और नहीं है। ठीक है, तो डिफाइन करते टाइम पे क्या बोल सकते हो? pH कैन बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, बराबर। P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, है ना, तो पोटेंस या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ओके, where it is equivalent or equal to the negative logarithm to the base 10 of H plus ion concentration और hydronium ion concentration, ये लिख सकते हो आप। और POH के लिए भी सेम, POH is nothing but potence of OH minus ions in the solution which is equal to negative logarithm to the base 10 of what? Of OH minus ion concentration. Finish, है ना। ये डेफिनेशन लिख दिया, एक के लिए 1 मार्क है। आप डेफिनेशन पहले लिख लो और ये फॉर्मूला लिख लो, फिर इसका डेफिनेशन लिखो और फॉर्मूला लिखो, हो गया, खत्म। ठीक है, 2 मार्क जगह पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बाय द वे मैं आपको बता भी देता हूँ इसका लोकेशन कहाँ है आपके बुक में। दिस इज प्रेजेंट, एक सेकेंड खोलूं जरा। तो PH एंड POH, यस, ये टॉपिक दिया है ऑन पेज नंबर 51 एंड 52 कंबाइंड वे में दिया है। इट इज टॉपिक नंबर 3.6, उसमें 3.61 भी दिया है, 3.62 भी दिया हुआ है। ओके, 3.6.2 तो ये वाला है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ठीक है, द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP of BaCl2 is 4.0 into 10 raised to minus 8. Okay, its molar solubility is how much? Okay, its molar solubility. Question क्या क्वेश्चन है? सॉरी, इट्स ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर इज लगा दो। इट्स मोलर सोल्यूबिलिटी इज डैश। ठीक है, या तो फिर व्हाट इज इट्स मोलर सोल्यूबिलिटी आना चाहिए, है ना। ऑल राइट, तो क्या बोला हुआ है? द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट KSP दिया हुआ है BaCl2 का, कितना दिया हुआ है? KSP इज गिवन एज 4.0 into 10 raised to minus 8, और पूछा है मोलर सोल्यूबिलिटी कितना है। मोलर सोल्यूबिलिटी हम किससे इंडिकेट करते हैं? S से इंडिकेट करते हैं, याद है। तो इसका BaCl2 का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोगों को KSP और S के बीच में। तो क्या होगा? BaCl2 रिवर्सिबली कन्वर्ट्स इनटू Ba प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका x है, ये आपका y है, तो क्या होगा? KSP का फॉर्मूला क्या है? x रेस टू x इंटू वाई रेस टू वाई इंटू x रेस टू x प्लस वाई।
तो KSP तो हमको दे रखा है वैल्यू 4.0 इंटू 10⁻⁻8, ओके। और ये आपका सोल्यूबिलिटी है, तो 1:1 इंटू 2:2 इंटू S⁻1+2, मतलब ये 4.0 इंटू 10⁻⁻8 becomes equal to 4s³। sorry, okay, so 4s³ becomes equal to 4 इंटू 10⁻⁻8। s³ क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 4, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, राइट। s³ कितना बचा, s³ इज 10⁻⁻8। अभी क्यूब रूट लेना पड़ेगा ना, तो s becomes equal to what, क्यूब रूट ऑफ 10⁻⁻8, मतलब ही हो जाएगा s इक्वल टू 10⁻⁻8 रेस टू 1/3। अभी 3 से तो डिवाइड हो नहीं सकता ना, ये 3 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 पॉइंट वगैरह लगा के कुछ, तो ठीक है। तो एट प्रेजेंट क्या है ये, इट इज़ नथिंग बट s इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻8 है। तो इसको हम लोग क्यूब रूट करना है ना, 1/3, यस। तो इसको किसी 3 के मल्टीपल में लगाना पड़ेगा, तो 9 कर सकते हैं इसको, 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा, ये करेक्ट। छोटे से बड़ा नंबर किया इसलिए नेगेटिव बढ़ गया ना उसका, तो 1/3, तो ये कट हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 जा अंदर ला देते, रुको सॉरी ये क्या हो गया, टेलिंग यू गाइस स्मार्ट बोर्ड इनिशियली यूज़ करने में दिक्कत देता है बहुत हम स्मार्ट बोर्ड के लिए उतने स्मार्ट नहीं होते ओके, तो 10 का भी 1/3 होगा, और ये मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻9 रेस टू 1/3 हो जाएगा, ओके। तो ये कट हो जाएगा, 3 1 जा 3 -3 जा, ये निकल गया बाहर। अभी बस आपको इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, जो कि कुछ 2 पॉइंट के आसपास जाएगा। अब इसका क्यूब रूट आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो, लॉग बुक से। सो इट विल बी 1/3 इंटू लॉग ऑफ 10, सबका एंटी लॉग है ना, सो एंटी लॉग ऑफ 1/3 इंटू लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 10 1 होता है ना, तो 1/3 होगा। तो s इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1/3, 1/3 कितना होता है, 0.33, 3 रिपीट हो रहा है ना, इंटू 10⁻³ यहाँ आ गया, ये भी इंटू 10⁻3। हाँ थोड़ा लंबा कर दिया मैंने कैलकुलेशन, आई थिंक सो, ठीक है। एंटी लॉग 0.33 का 3 और 3 में, 3 और 3 में 1, 2.154 इंटू 10⁻³ मोलर, ये हो जाना चाहिए, ठीक है। हुआ क्या था ना, ये s³ था ना, तो इधर क्यूब रूट लेना पड़ता है s फाइंड आउट करने के लिए, तो क्यूब रूट के लिए ना 10⁻⁸ हो जाएगा, -8/3 हो जाएगा ना, तो उसका कोई आंसर मिलने नहीं वाला है, इसलिए इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ा एक मल्टीपल ऑफ 3 में। तो मल्टीपल ऑफ 3 में कन्वर्ट करने के लिए उसको 10 इंटू 10⁻³ कर दिया हमने, 10 इंटू 10⁻9 कर दिया यहाँ पर, तो फिर इस 10 का भी क्यूब रूट आएगा ना, तो वही किया हम लोगों ने, 1/3 हो, ये लॉग ऑफ 10 इज़ 1 ना, तो 1 ही है, 1/3 इसका लॉग ले लिया और एंटी लॉग लिया आगे, ठीक है। तो यही होगा कॉन्सेंट्रेशन, ऑल राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपने देख लिया उसको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया हुआ है, क्लासीफाई Cl माइनस NH4 प्लस BCl3 एंड NH3 इंटू लिविस एसिड्स और बेसिस, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले लिविस एसिड्स एंड लिविस बेसिस, इसके लिए कंडीशन क्या होता है, फॉर अस वी नो दैट लिविस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है, लूज ही लिख दो। एनीवेज ये है ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ बोर्ड में, सॉरी। सो इलेक्ट्रॉन गेन मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अभी Cl माइनस तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है,
तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा या गेन कर पाएगा? डोनेट कर पाएगा, राइट। तो Cl माइनस ल्यूइस बेस में आना चाहिए। NH4 प्लस की बात करूँ तो प्लस साइन है, प्लस साइन मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ईजी हो जाता है उसके लिए, तो इसका मतलब वो ल्यूइस एसिड के कैटेगरी में आएगा डेफिनेशन के हिसाब से। BCl3 थोड़ा यूनिक एग्जाम्पल है, जरा ध्यान देना। BCl3 प्रॉपर 120 डिग्री का एंगल बनाता है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहां पर इसका एक ऑर्बिटल एम्प्टी रहता है, फ्री रहता है एक ऑर्बिटल, तो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकता है ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ये, इसलिए BCl3 भी आएगा किसके कैटेगरी में? गेन करने वाले, दैट इज ल्यूइस एसिड के कैटेगरी में। और NH3 जो है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए NH3 फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ ल्यूइस बेस। हो गया क्लासीफाई, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बफर सॉल्यूशन एंड गिव वन एग्जांपल। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये जाएगा आपको 3 से 4 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, बट उसमें शॉर्ट लिखना पड़ेगा। तो कंसेप्ट ऑफ बफर सॉल्यूशन एक्सप्लेन करना है, तो कंसेप्ट में हम क्या बोलेंगे? हम पहले बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद क्या बोलेंगे? हम बताएंगे कि ये बफर सॉल्यूशन जो है बनता कैसे, किस चीज़ों से बनता है। तो किस चीज़ से बनता है बताओ? वैसे तो सॉल्ट से बनता है और वीक एसिड या वीक बेस से बनता है, दोनों में से कोई एक, और उसी का सॉल्ट चाहिए। तो इसको अगर आप क्लासीफाई करते हो तो आप बोल सकते हो कि देयर आर एसिडिक बफर सॉल्यूशंस एंड बेसिक बफर सॉल्यूशंस। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? दैट इज फॉर्म बाय वीक एसिड एंड सॉल्ट फॉर्म बाय वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये एसिडिक बफर हो गया। और बेसिक बफर में क्या होगा? वीक बेस प्लस सॉल्ट फॉर्म बाय वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये 2 हो गए हमारे क्या, हमारे टाइप्स ऑफ बफर। वो भी लिख दिया मैंने एक्सप्लेन करने में, कंसेप्ट ऑफ बफर क्या है, ठीक है। ये लिख दिया। उसके बाद आप लोगों को क्या बोला है? वन एग्जाम्पल। तो आप चाहो तो अमोनियम बफर का एग्जाम्पल दे दो, जो बेसिक बफर के कैटेगरी में आता है, जिसमें वीक बेस होता है NH4OH, ठीक है, वीक बेस होता है NH4OH और उसके साथ सॉल्ट होता है इसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। आप चाहे SO4 लगा दो, NH4 होल ट्वाइस SO4 जो H2SO4 के साथ बनता है उसका सॉल्ट, या तो फिर Cl लगा दो HCl के साथ बेसिक वाला। ये एक एग्जाम्पल दे सकते हो आप, ओके। या तो फिर आप एसिटेट बफर ले लो जिसमें CH3COOH आ रहा है एज अ वीक एसिड, और इसके साथ CH3COONA आएगा, सॉल्ट विथ वीक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो दोनों में से कोई भी एग्जांपल लिख दो, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। इसका जो कंसेप्ट दिया हुआ है दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 55 से जो शुरू किया है तो मैं लिख सकता हूं पेज नंबर 55 एंड 56 दोनों पे दिया हुआ है। एंड पॉइंट कौन सा है? पॉइंट इज 3.8, पूरा 3.8 इस पे ही है। तो इसमें क्या है ना, कंसेप्ट बोला हुआ है तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है वो लिख लो, उसके टाइप्स लिख लो, टाइप्स लिख दिया, उसके बाद एग्जांपल दे दो, काफ़ी हो जाएगा। 2 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है अगर शॉर्ट में लिखा तो। अगर बोल दिया यहाँ पर और एक की मैकेनिज्म ऑफ बफर सॉल्यूशन तो फिर बढ़ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट, डिराइव दैट अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√c फॉर वीक एसिड, ठीक है। तो अगर आप ये ऐसा लिखा हुआ है, एक्चुअली ये कंप्यूटर में सही से नहीं आया हुआ है ये, तो आपको डिराइव क्या करना है, ये आपको याद आ रहा है, ये हम लोगों ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, फॉर्मूला यूज़ किया था, अल्फा इज इक्वल टू √KA/C। के तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, अगर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ तो मैं इक्वल टू साइन पे रिमूव कर सकता हूँ, मतलब ये अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/√C हो जाएगा। देखो यही है ना। ये एक्सप्लेन करते टाइम पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये कहाँ से आया, मैंने बताया था आपको, दिस इज नथिंग बट ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, यह ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ है।
राइट। तो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का बस डेरिवेशन ही लिखना है, एसिड ले लेना है आपका HA ले लो, वीक एसिड, और उसको रिवर्सिबल करके इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, फाइनल मतलब इक्विलिब्रियम पे है, फिर उससे वॉल्यूम से डिवाइड करके कॉन्सेंट्रेशन निकालो, फिर डायरेक्टली आपका वो Ka का वैल्यू यूज़ करके Ka इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लो। ठीक है, यहाँ पर आपका H प्लस आएगा, यहाँ A माइनस आएगा और ये HA आ जाएगा यहाँ पर। यही होगा, इनके कॉन्सेंट्रेशन जो आपने फाइंड आउट किया था वो डायरेक्टली यूज़ करना है, अपने लेक्चर्स में दिया हुआ है। पहला सेकंड लेक्चर लिया था आई थिंक इस पर, सेकंड लेक्चर में, सेकंड या थर्ड लेक्चर है उसमें ही है सब कुछ, तो देख लो। उसके साथ मैं आपको रेफरेंस के लिए पेज नंबर भी बता देता हूँ कहाँ पर है ये मेंशन्ड आपके बुक में। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको फाइनली ये इक्वेशन आता है, ये इक्वेशन आप डिराइव करते हो। तो ये इक्वेशन डिराइव करने के बाद व्हाट यू कैन से इज एज K इज कांस्टेंट वी कैन इग्नोर इक्वल टू NK, देयरफॉर अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/√C, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √C। ठीक है, वही प्रूव हो जाएगा ना फिर। सो ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ इज पेज 49। ओके, 49 में they have given you point number 3.4.2। ठीक है, वीक एसिड्स वाला जो सेक्शन है वही लिखना है आपने, और कुछ नहीं लिखना है। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, डिराइव दैट pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। याद है ना ये नहीं क्या, आयनिक प्रोडक्ट यूज करना है ना इसमें। हम लोगों को पता है 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन्स, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 10⁻⁷। और जब हम लोग आयनिक प्रोडक्ट लेते हैं वाटर का H प्लस मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो वो होता है Kw, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो देयरफॉर Kw कितना हो जाता है, 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁴। मतलब ही हमको मिल जाता है Kw इज इक्वल टू 10⁻⁴। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला, ये 25 डिग्री सेल्सियस के लिए ही है, दैट इज 298 केल्विन पे। ये वाला एक्सप्रेशन ही हम लोग आगे यूज़ करते हैं। वी नो दैट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू Kw। ओके, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, माइनस लॉग, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁴ लॉग टू द बेस 10, है ना। तो ये क्या हो जाता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये बीच में प्लस आ जाएगा ना दोनों का, तो ये प्लस, ये ब्रैकेट फिर आएगा माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज ये मल्टीप्लाइड है बीच में, इज इक्वल टू 14 इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 14 हो जाएगा, और लॉग ऑफ 10 इज 1। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट pH, एंड ये क्या है, नथिंग बट pOH। तो आ गया pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। ये मैंने शॉर्ट में किया हुआ, आपको स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे बीच बीच में, बट यही है, वॉट एवर इट इज, दिस इज ओनली दैट थिंग। ठीक है, इतना ही पार्ट है। इसका भी हम लोगों ने आई थिंक फोर्थ वीडियो में हमने ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उधर जाना थर्ड वीडियो में और प्रॉपरली देख लेना क्या क्या मेंशन्ड है। ठीक है, प्रॉपर स्टेप्स के साथ बताया हुआ है, तो ये डेरिवेशन हो जाएगा आपका, टेंशन नहीं है उसमें। ठीक है, और अगर मैं रेफरेंस की बात करूं तो वही अपना pH वाला ही रेफरेंस आएगा फिर। ये है पेज नंबर 51 एंड 52। पॉइंट नंबर डेरिवेशन का एग्जैक्ट पॉइंट अगर बोलूं तो 3.6.1 है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इसमें क्या है ना, स्टार्टिंग में pH क्या होता है, pOH क्या होता है, वो लिख देना थोड़ा सा डेफिनेशन के फॉर्म में और फार्मूला, और उसके बाद ये कॉन्सेंट्रेशन लेकर आ जाना 25 डिग्री सेल्सियस, और फिर आगे का कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉफ्ट ड्रिंक विथ pH 3.5। तो उन्होंने क्या बोला, H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ही H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, जबकि pH सॉफ्ट ड्रिंक का दिया हुआ है 3.5। तो माइनस लॉग to the base 10 of H plus ion concentration is nothing but pH. So therefore I can say minus log to the base 10 of H plus ion concentration is 3.5. मतलब ही क्या हो जाएगा, log to the base 10 of H plus ion concentration would be equal to minus 3.5.
अभी याद होगा आपको, तो हमने ये पहले किए हुए ऐसे सम्स, तो उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा log to the base 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू -3 माइनस 0.5। तो इस केस में क्या करना है ना, हमको आगे इसका एंटी लॉग लेना है दोनों साइड पे, बिकॉज ये लॉग को कैंसिल आउट करना है, बिकॉज सिर्फ इसका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो जब आप नॉर्मल नंबर को कन्वर्ट करते हो एंटी लॉग में तो +-1 करना पड़ता है, तो इसलिए मैं +-, मतलब इजी कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ और कुछ नहीं है। अभी मैंने वो वीडियो में 3rd या 4th लेक्चर में जब मैंने ये एक्सप्लेन किया था सम सॉल्व करते करते, ऐसे बहुत सारे सम्स हमने किए, तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को रीज़न बताया था क्यों करना है, तो उधर जाके देख लो। वी कैन नॉट वेस्ट टाइम बिहाइंड दैट, है ना, अगेन एंड अगेन। इसमें हम वेस्ट कर देंगे वापस तो ये टाइम लग जाएगा बाकी सम्स के लिए, बाकी थ्योरी क्वेश्चंस के लिए। सो क्या हो जाएगा ये, तो ये -1 को इसके साथ सॉल्व कर दो और इसको इसके साथ कर दो सॉल्व, +1 को, तो ये हो जाएगा देयरफॉर log of H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स इक्वल टू -4 plus 0.5. So therefore log of H plus ion concentration could be written as bar 4.5. ठीक है, अब क्या लेंगे, therefore taking anti-log on both the sides क्या हो जाएगा, anti-log of log of H plus ion concentration gives bar 4.5। ये इसका भी हमको लेना पड़ेगा एंटी लॉग, सो एंटी लॉग ऑफ बार 4.5। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये बार रहता है तो बार को डायरेक्ट बाहर ले लो और इधर 0 पॉइंट कर दो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। ओके, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ये मैंने बताया था आपको बाहर लेने का तरीका। तो एंटी लॉग ले लो 0.5 का, तो 0.05 नहीं है, 0.5 का एंटी लॉग है 3162। क्या है, 3162, तो हो जाएगा 3.162 इंटू 10⁻⁴। ये हो गया आपका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इस केस में। मतलब जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं उसके बारे में एक क्वेश्चन रैंडमली उन्होंने डाल दिया, तो आप अंदाज़ लगा सकते हो कि कितने H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये इतना मोलर होगा। ठीक है, ऑल राइट, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट KSP, that is solubility product relation for CaF2 and BaSO4 given solubility S। अगर solubility S दिया है तो KSP के साथ रिलेशन क्या है वो जानना है हम लोगों को। तो इसके लिए हमको पता है, हमने ऐसे क्वेश्चंस किए पहले, इसकी ये भी सॉल्व किया था हम लोगों ने। तो CaF2 रिवर्सिबली क्या देता है मुझे, Ca+2 देता है प्लस 2F माइनस देता है। इसके solubility अगर S लेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, KSP is nothing but equal to x raised to x into y raised to y into s raised to x plus y, right? So ये हो जाएगा, यहाँ पर है x, ये है y, ये अभी भी पहले भी कर चुके हम ये। तो 1 raised to 1 into 2 raised to 2 into s raised to 1 plus 2, that is 2 square 4, 1 square 1 और 1 raised to 1 है ना, वैसे भी 1 है, तो ये 4s³। तो आपका KSP becomes equal to 4s³ only in case of CaF2। वही अगर BaSO4 की बात करते हैं तो इन केस ऑफ BaSO4 रिवर्सिबली आप देख सकते हो कि ये है Ba+2 प्लस SO4 -2, राइट। तो ये हो जाता है आपका x, ये हो जाता है आपका y, कुछ नहीं है मतलब 1 है ना। तो KSP क्या हो जाएगा, 1 raised to 1 into 1 raised to 1 into s raised to 1 plus 1। तो KSP is nothing but equal to s², बस इतना ही है, हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्युबिलिटी का रिलेशनशिप। अगर वैल्यू दे दिया हो तो सॉल्युबिलिटी का तो बस डाल दो वैल्यू, मिल जाता आपको KSP का वैल्यू, या KSP दिया होता तो s का वैल्यू मिल जाता, सेम दोनों केसेस में मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक नेचर याद है, एम्फोटेरिक नेचर हमने डिस्कस किया है कि H2O जो है एसिड भी बिहेव करता है, बेस भी बिहेव करता है, राइट। तो एम्फोटेरिक में हमने क्या देखा था, मैं बता सकता हूँ आपको, H2O प्लस HCl जब मैं करता हूँ तो क्या हो जाता है रिवर्सिबली, हमने ये रिएक्शन देखा है, MCQ में देखा था हम लोगों ने। ठीक है, तो ये ज़्यादा एसिडिक है तो अपना H प्लस इसको दे देता है, ये अल्टीमेटली क्या बन जाता है, H3O प्लस बनता है प्लस Cl माइनस बनता है। तो यहाँ पर H2 ने रिसीव किया H प्लस, मतलब ही इट बिहेव्ड एज
बेस, समझो इसको बेस वन बोलते हैं, और इसने H दिया तो ये बिहेव किया एज एसिड, तो एसिड 2, तो इससे ये बने। अभी ये क्या करता है ना, दिस ऑल्सो हैज टेंडेंसी टू गिव H प्लस अगेन बैक टू दिस, तो इसने डोनेट किया H प्लस, तो ये हो गया एसिड। बढ़िया, बना किससे था, इस बेस से बना था 1 से, तो ये एसिड 1 हो गया, और ये बना था इस, ये जो बन रहा है रिवर्सिबल में इससे बन रहा है, सो दिस बिकम्स बेस 2। तो यहाँ पर ये वाले रिएक्शन में जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ वाटर को, तो इट इज़ बिहेविंग एज बेस। चलो इसी वाटर को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, NH3 के साथ। तो NH3 बेसिक होता है नेचर में, है ना, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, ये इसने H इसको दे दिया क्योंकि इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अल्टीमेटली दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H2O का हो गया OH माइनस प्लस ये हो गया NH4 प्लस। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, ये H इसको देगा, तो ये H दे रहा है, H2H दे रहा है, इस वजह से ये बिहेव कर रहा है एज एसिड, तो मैं इसको बोल सकता हूँ दैट दिस इज एसिड, समझो 1, और ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस हो गया, बेस नंबर 2, तो H2O से OH माइनस बन रहा है। अब ये क्या कर रहा है, H प्लस ले रहा है इन रिवर्स रिएक्शन, तो लेने की वजह से दिस बिकम्स बेस, तो ये बेस 1 है एज इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस, और ये हो जाएगा एसिड एज इज डोनेटिंग। ठीक है, तो इसमें भी आप नोटिस कर सकते हो, इसमें भी नोटिस कर सकते हो, यहाँ एसिड बिहेव कर रहा है, यहाँ बेस बिहेव कर रहा है, तो वाटर इज बिहेविंग एज एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विथ बेस एंड इट बिहेव्स एज बेस व्हेन इट रिएक्ट्स विथ एसिड। ओके, सो देयरफॉर यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज एम्फोटेरिक नेचर, है ना, ड्यूअल नेचर है वाटर का। तो इसी को डिस्क्राइब करना पड़ेगा पहले आपको, एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, व्हेन इट एनी सब्सटेंस व्हेन रिएक्ट विद एसिड बिहेव्स एज बेस एंड व्हेन रिएक्ट विद बेस बिहेव्स एज एसिड, ये बताना पड़ेगा आपको कि इसी को बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर बताने के बाद वाटर ऑल्सो बिहेव्स सेम एज एक्सप्लेन फॉलोज। तो पहले ये रिएक्शन लिख दो, इधर लिखो, एक्सप्लेन रिएक्शन लिखने के बाद एक्सप्लेन करो that as we see here when it is reacting with strong acid it is behaving as a base as it accepts H plus ions. On the other hand दूसरा रिएक्शन लिख दो और लिखो here when it is reacting with NH3 that is base, so that time it donates H plus ions, therefore it is behaving as acid, so it behaves acid and base both, okay, when it reacts with base and acid, so therefore we can say that it is amphoteric in nature। ठीक है, ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, डिफाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड इलस्ट्रेट विथ एग्जांपल। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हमने काफ़ी डिटेल में विस्तार में देखा था, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का जो कंसेप्ट है उसमें डिफाइन करना है उसको सबसे पहले, स्प्लिटिंग ऑफ सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, ओके, वो होगा, और उसके साथ बताना है कि उसमें जो रिवर्सिबल या जो वीक ओरिजिन से आ रहे हैं वो रिवर्सिबली वाटर से रिएक्ट करके फिर से अपना कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 53 से शुरू हो रहा है, ये पूरा पेज नंबर 53, और इसमें पॉइंट नंबर 3.7 हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, इसमें डेफिनेशन दे रखा है आपको, देखो यहाँ पर ही दिया है 3.7.2 जो कंसेप्ट है, 3.7.2 कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस में नीचे दिया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन in which cations or anions or both ions of a salt react with water to produce acidity or alkalinity। ओके, बोल्ड में दिया हुआ है, तो यही है आपका हाइड्रोलिसिस। मतलब क्या हुआ, कैटायंस अनायंस है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके या तो एसिडिक नेचर देंगे या तो बेसिक नेचर देंगे, वही हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट है, या दोनों दे सकते हैं। अगर वीक एसिड वीक बेस रहा, हमने देखा है ये भी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में देखा था हम लोगों ने, मतलब थियोरी वाले लास्ट लेक्चर में जब पढ़ाया था तब 5th या 4th लेक्चर में देखा होगा। ठीक है, तो ये पेज नंबर रेफर करो आप, इसमें 3.7.2 का कंसेप्ट जो इसमें बोल्ड में दिया हुआ है वो डेफिनेशन आपका हो जाएगा। और एक एग्जांपल में आप चाहो तो कोई भी ट्राई टू टेक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, मतलब NH4Cl लेने की कोशिश करो या CuSO4 लेने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा एक्सटेंसिवली बताना नहीं पड़ेगा। वीक एसिड वीक बेस में 3 कंडीशंस है ना, तो तीनों कंडीशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर NH4Cl आप डालते हो तो NH4Cl वाटर में जाने के बाद क्या होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू NH4+ Cl माइनस। ठीक है, और ये जो NH4+ है ये आगे जाके वाटर से फिर रिएक्ट कर पाता है, Cl- नहीं कर पाता बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग ओरिजिन से आता है, ये वीक ओरिजिन से आ रहा है NH4OH से, जिस वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट ये आगे जाके वैसे ही नेचर दिखाएगा और कंबाइन करेगा वाटर के साथ। ये पहले भी कंबाइन करवाया है मैंने लास्ट लेक्चर में ही। तो ये बना देता है NH4OH प्लस H3O प्लस बनाता है। देखो H3O प्लस रिलीज किया,
तो इसने क्या एसिडिटी जनरेट किया, मतलब एसिडिक नेचर जनरेट किया इसने। उसी जगह पे अगर आप CuSO4 का एग्जांपल लेते हो तो CuSO4 के केस में वाटर में जाने का स्प्लिट होगा Cu+2 प्लस SO4-2। तो ये आ रहा है वीक ओरिजिन से, दैट इज़ वीक बेस। तो ये Cu+2 जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CuOH होल ट्वाइस। ओके, नहीं मैंने सेम ही ले लिया दोनों, हाँ ये भी ले सकते हो, और H3O+ रिलीज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर ये दोनों तो आई थिंक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल हो गए। अगर आप एग्जांपल ले सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड, नहीं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, कौन सा एग्जांपल लेंगे हम लोग? कार्बोनेट सॉल्ट्स ले सकते हैं, है ना, कार्बोनेट सॉल्ट्स ही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। या आपकी बुक में कौन सा दिया हुआ वही ले लो, CH3CONA दिया हुआ है। अगर आप ले लेते हो CH3COONA तो इसको स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा, CH3CO- प्लस Na प्लस ले लिया आपने, ठीक है। उसमें ये वीक ओरिजिन से आ रहा है तो इसी को आगे लेंगे। CH3COO- जब रिएक्ट करता है H2O के साथ तो एक H एक्सेप्ट कर लेगा वो, तो CH3COOH बन जाएगा, उसके साथ OH- बच जाएगा ना, तो ये OH- जो है अल्कैलिनिटी प्रोड्यूस करेगा। देखो बन गया यहाँ पर। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है बस एक एग्जांपल लेकर, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लिया, उसके बाद दोनों में से कोई एग्जांपल ले लो, चाहे ये दोनों में से एक लो और या तो इन तीनों में से कोई एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करो, बट लिखना पड़ेगा। लेट्स कंसिडर अ सॉल्ट CH3CONA विच इज़ फॉर्म बाय वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे करके शुरू कर दो। फिर लिखो रिएक्शन और बोलो यहाँ अल्कैलिनिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया? ऑलराइट, नेक्स्ट, ठीक है, फिनिश, पता ही नहीं चला ख़त्म भी हो गया, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आया, यहाँ तक पहुँचो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कुछ डाउट्स हो तो, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपके साथ ही सॉल्व करता हूँ यहाँ पर सम्स ऑन पर्पस, ताकि आपको वो रॉ नेचर मिले, एक्चुअल टीचिंग आपको लगे। ऐसा नहीं कि पूरा प्रिपेयर करके, पूरा लर्न करके बहुत सारे जैसे लोग करते हैं यूट्यूब पे, मैं वैसा नहीं करता हूँ। मैं डायरेक्टली आपके सामने करता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। सिर्फ आपको नहीं, टीचर्स भी चैलेंजेस फेस करते हैं सॉल्व करते टाइम पे। तो आई होप आपको पसंद आया। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिए, वी विल वर्क ऑन दैट डेफिनेटली, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।